नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी लिस्ट जारी की गई है और 28 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है और बीजेपी ने पूरे 28 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो अब तक की ये बड़ी खबर, लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया जा रहा था, तो ये लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। जौरा से श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सुमावली से एंदल सिंह कंसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, अंबाज से कमलेश जाटव, मैगांव से ओपीएस भदौरिया, गोहद से रणवीर सिंह जाटव, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल, डबरा से श्री इमरती देवी, भांडेर से रक्षा संतराम सरोनिया, करेरा से जसवंत जाटव, पौरी से सुरेश धाकड़, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, अनूपपुर से बिसाखूलाल सिंह, सांची से प्रभुराम चौधरी, ब्यावरा से नारायण सिंह पवार, आगर से मनोज ऊंटवाल, हाटपीपलिया से मनोज चौधरी, मांधाता से नारायण पटेल, नेपानगर से सुमित्रा देवी कासडेकर, बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, सावेर से तुलसीराम सिलावट, सुवासरा से हरदीप सिंह दंग और ये नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक बता रखे हैं। 28 सीट और 28 की 28 सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो ये लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और ये इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और बीजेपी ने अपने 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो इस सूची में वो सभी नाम लगभग जो तय माने जा रखे थे, जिनके नामों पर चर्चा चल रही थी और उम्मीद थी कि यही नाम फाइनल होंगे और वही अंत में फाइनल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। एंदल सिंह कंसाना सुमावली से उम्मीदवार संभावित माने जा रखे थे। मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, अंबाज से कमलेश जाटव, मैगांव से ओपीएस भदौरिया, गोहद से रणवीर सिंह जाटव, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल, लगभग जो नाम चर्चा में थे वे ही यहां पर तय होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बीजेपी की लिस्ट को लेकर पहली प्रतिक्रिया और क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल दीपेश, लिस्ट बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि प्रत्याशित थी। कोई भी बड़ा बदलाव इस लिस्ट में नहीं दिखा है। एक तो ये भी है और दूसरी ये कि सभी जो 28 नाम हैं उनके अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। देखिए, जो 22 चेहरे सिंधिया के साथ में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ये पहले दिन से ही लगभग तय था कि उनमें से कुछ चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा और मंत्री बनाने के बाद में वो चेहरे ही विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। ये बात लगभग तय है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी बातें भी आई कि कुछ प्रत्याशियों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्या उन सीटों को लेकर कोई बदलाव हो सकता है। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गए तब भी ये कुछ बातें उठी थी, लेकिन एक बात तय थी कि इतना कैंपेनिंग होने के बाद, क्योंकि बड़ी बात ये थी कि बीजेपी ने अपना कैंपेन पहले से ही शुरू कर दिया था जब चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो ऐसे में ये बात तो तय थी कि उन चेहरों को ही टिकट मिलेगा और ये दिख भी रहा है कि 22 वो चेहरे जो सिंधिया के साथ एकमुश्त आए थे उन सभी को टिकट दिया गया है। उसके बाद में 3 और चेहरे जो आए थे कांग्रेस से इस्तीफा देकर, प्रद्युम्न सिंह लोधी के साथ साथ नारायण पटेल और एक जो सावित्री देवी, 3 जो चेहरे थे वो छोड़कर आए, उनको भी टिकट दिया गया है। ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। जौरा, आगरमालवा और ब्यावरा, इन 3 सीटों को लेकर ये जरूर कहा जा रहा था कि कुछ मंथन चल रहा है, कुछ विरोध की खबरें भी सामने आई। जौरा में भी कुछ विरोध की खबरें सामने आई सूबेदार सिंह का
इसी तरीके से ब्यावरा में नारायण पवार के खिलाफ में भी कुछ खबरें आई थी, यहाँ तक कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे, लेकिन पार्टी मन बना चुकी थी और उन्हीं चेहरों को मौका दिया गया है। आगर में पहले से ये तय था कि जो मनोहर ऊंटवाल के बेटे हैं, बंटी ऊंटवाल या मनोज ऊंटवाल, उनको टिकट दिया जाएगा, तो उन्हीं को टिकट दिया गया है। लगभग वो सभी चेहरे हैं जो पहले से प्रत्याशित थे। कोई बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी की लिस्ट में नहीं है। शरद, कई सीटों पर बहुत ज्यादा विरोध की स्थितियां आज तक देखने को मिल रही है, चाहे नेपानगर की सीट को या फिर कई और अन्य सीटें हैं, तो क्या इन सब चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और क्या पार्टी ने अपने अंदर खाने इन तमाम तरह के विरोधों को शांत कर दिया, उसके बाद इस लिस्ट को जारी किया गया? ये बात तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहले दिन से ही समझ रहे हैं और खुद बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से, खुद मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार अगर बनी है तो फिर किस वजह से बनी है। जो सिंधिया समर्थक लोग आए या जो कांग्रेस से लोग आए थे उनकी वजह से। तो पहली बात तो ये कि जब नेतृत्व ने तय ही कर लिया है, उनको समावेश किया गया, तो फिर जो लगभग शर्तें होनी चाहिए थी या जिन बातों को लेकर पहले कयास चल रहे थे, तो बीजेपी का जो संगठन है वो भले ही अंदरूनी तौर पर कुछ नेता नाराज हों, ये बात सही है, लेकिन चुनावी मैदान में चेहरे कौन से होंगे ये संगठन को भी पहले दिन से मालूम है। लिहाजा जो विरोध है वो कुछ जगहों पर नजर भी आए, हालांकि कुछ बड़े चेहरे भी नाराज नजर आए। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो जयभान सिंह पवैया की नाराजगी बीच बीच में भले ही उनके ट्वीट के जरिए आती रही हो, फिर हालांकि वो प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ में प्रचार करते हुए भी नजर आए। प्रभात झा की नाराजगी के बारे में भी कहा जा रहा था, लाल सिंह आर के बारे में भी कहा जा रहा था, जो बड़े चेहरे हैं। तो लाल सिंह आर को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व ने नई जिम्मेदारी दी है, उनको एससी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कुछ को एडजस्ट करने की कोशिश की गई और संभवतः जो नेता नाराज थे उनको भी कुछ न कुछ आश्वासन पार्टी या संगठन की ओर से दिया गया होगा, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही है कि इस चुनाव में ये कहीं ना कहीं करो या मरो का चुनाव है और भले ही सरकार बीजेपी को बहुमत के लिए केवल 7 सीटों या 8 सीटों की जरूरत हो, 9 सीटें, माफ कीजिएगा, 107 हैं, 9 सीटों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को पूरी सीटों की जरूरत है, 28 में से 28। तो 9 सीटें भी आ जाना ही काफी नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि संगठन को साथ में लेकर चलना, देखना होगा कि जमीनी स्तर पर क्या ये काम करेगा, क्योंकि अभी तो इतना ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिला। अगर 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पहले से मालूम था कि प्रत्याशी वही होंगे जो कांग्रेस पार्टी से छोड़कर आए हैं, लेकिन ये विरोध क्या अंदर अंदर नहीं पनप रहा है बीजेपी के अंदर, ये तो संभवतः तभी समझ में आएगा जिस दिन वोट गिरेंगे और जिस दिन भीतर घात का डर कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ नजर आता है। लेकिन शरद, इससे इतर एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, कांग्रेस की जिस सूची का इंतजार किया जा रहा था, उम्मीद नजर आ रही थी कि जो 4 सीटें बची है उन चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर देगी, लेकिन क्या बीजेपी की सूची का इंतजार भी कांग्रेस कर रही थी कि उसके बाद कुछ फैसलों में परिवर्तन के लिए एक अंश छोड़ दिया जाए और यही वजह है कि ब्यावरा सीट को छोड़कर और बाकी सीटों पर ऐलान कर दिया गया? हालांकि बदनावर में एक प्रत्याशी बदल भी दिया गया। क्या इस तरह की स्थितियां अभी और आगे देखने को मिल सकती है? कोई स्ट्रेटेजी में परिवर्तन कांग्रेस के भी हो सकता है इस लिस्ट के बाद? देखिए, इस लिस्ट में जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा नाम नहीं है जो कांग्रेस को पता ना हो पहले से, या विपक्ष को पता ना हो, या मीडिया को पता ना हो, या खुद बीजेपी को पता ना हो। लगभग बीजेपी के नाम पहले दिन से ही तय थे कि यही जो 25 चेहरे जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए, उन पर उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेगा। तो ये तो पहले दिन से तय था। तो अगर कांग्रेस अपनी रणनीति बना भी रही थी तो कांग्रेस को मालूम था कि अगर डबरा से कोई लड़ेगा तो इमरती देवी लड़ेंगी, ग्वालियर पूर्व से कोई लड़ेगा तो मुन्ना लाल गोयल लड़ेंगे। यही वजह है कि सतीश सिकरवार को कांग्रेस में शामिल करा के टिकट दिया गया। ग्वालियर सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर लड़ेंगे, तो ये पहले से तय था। तो बीजेपी के चेहरे तो तय थे, कांग्रेस ने संभवतः उसी के लिहाज से रणनीति बनाई होगी और कांग्रेस के भी सभी चेहरे हो गए हैं। केवल एक सीट ब्यावरा को छोड़कर, ब्यावरा सीट हाल ही में खाली हुई है और गोवर्धन डांगी जो विधायक थे कांग्रेस के, उनके निधन की वजह से खाली हुई है। तो एक तो उसको लेकर ये भी चल रहा है कि क्या गोवर्धन डांगी के जो बेटे हैं उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि एक तरीके से सहानुभूति रहती है। जो सिटिंग एमएलए अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या उनका निधन होता है तो संभवतः ये रणनीति होगी। लेकिन अब लगभग दोनों तरफ के चेहरे साफ हो गए हैं, दोनों तरफ के योद्धा स्पष्ट हो गए हैं। केवल एक सीट अगर कांग्रेस के लिहाज से छोड़ दी जाए ब्यावरा की, तो सारे चेहरे स्पष्ट हैं और संभवतः कांग्रेस को ये पहले से पता भी था कि वो अपने प्रत्याशी जिनके खिलाफ उतार रही है
उसका मुकाबला बीजेपी के किस प्रत्याशी से होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल शरद, अब राजनीतिक रंग किस तरह से दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा जब दोनों ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदे चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब खुलकर राजनीति होती हुई नजर आएगी। अभी तक कहीं कोई संशय की स्थिति थी, जैसा कि आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि बीजेपी के वो तमाम नेता अभी भी संशय की स्थिति में है कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पर भले ही कांग्रेस ये बात कह रही हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कैंपेनिंग पहले ही शुरू हो गई थी बीजेपी की। अगर आपको याद हो तो जिस दिन आचार संहिता लगी उसके पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कैंप कर रहे थे। ग्वालियर में तो 3 दिन का कैंप रहा है। चारों बड़े नेताओं का, नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो कैंप तो लगातार वो कर ही रहे थे। निश्चित ही अब राजनीतिक तौर पर जो अखाड़ा है पूरी तरीके से सज गया है। अखाड़ा तो पहले से ही सजा था, अब योद्धा भी दोनों तरफ के तय हो गए हैं। तो निश्चित ही ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में या हो सकता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी भी प्रदेश में या किसी भी जगह पर इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और ये उपचुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक भविष्य दोनों पार्टियों का और 3 दिग्गज नेताओं का, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, इनका भविष्य क्या होगा। और इनमें से किसी एक या दो का भविष्य एक का कह सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के फेवर में हुआ तो शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और अगर बीजेपी की जीत होती है तो फिर कांग्रेस में कमलनाथ का भविष्य क्या होगा। ये तय करने वाला चुनाव है। अब देखना होगा कि 3 तारीख जो चुनाव आयोग ने तय कर दी है मतदान के लिए वो, और 10 नवंबर जब मतगणना होगी तो समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में राजनीतिक तौर पर उतरा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन क्या इससे इतर शरद अब माइक्रो लेवल पर तैयारियां और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जैसे माइक्रो मैनेजमेंट के लिए अब बीजेपी बहुत ज्यादा जोर देती भी आई है, उस पर अब क्या काम और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जो मंडल सम्मेलन है वो चल रहे हैं। उन मंडल सम्मेलनों में अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 से 12 तारीख तक लगातार ग्वालियर में ही कैंप करेंगे। वहां से जितनी भी जो सीटें हैं जहां पर उनके मंडल के सम्मेलन रखे गए हैं वहां पर जाएंगे। बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुझे लगता है जब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि वो पन्ना प्रमुख तक के साथ में बैठक करेंगे। मंडल जो एक सबसे छोटी, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, बूथ के स्तर का जो कार्यकर्ता होता है, उसके साथ में भी सिंधिया बैठक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में राजनीतिक तौर पर एक अलग रणनीति रहती है चुनाव की, लेकिन बीजेपी का एक अलग स्ट्रक्चर है काम करने का। तो उसमें अब ये तय हो गए हैं कार्यक्रम। जैसा मैंने कहा, वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी मंडल सम्मेलनों के कार्यक्रम हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही इन मंडल सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं, तो रणनीतियां बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कमलनाथ भी लगभग रोज ही एक विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस चुनाव में बड़ी बात ये भी होगी कि ये चुनाव दरअसल कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बीच हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने तय किया है कि एक पोलिंग स्टेशन पे 1000 वोट ही डलेंगे और जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया है 1 घंटे का, लेकिन मतदाताओं को इस कोरोना के डर के बीच में घर से बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती है। और जो पार्टी मतदाताओं को ये आश्वस्त करा देगी कि वो उसके लिए काम करने वाली है और जिनके मन में जो डर है उस पर जीत अगर पा लेती है तो फिर कहीं ना कहीं वो निर्णायक होगा। देखना होगा कि इस कोरोना के संकट के बीच कितने मतदाता बाहर निकलते हैं, और मतदान का प्रतिशत भी बहुत कुछ निर्भर करेगा किसी भी प्रत्याशी के। जी शरद, चुनाव है जी शरद, कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और 2018 के विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में दलित वोटर का जो एक निर्णायक पलड़ा था वो बीजेपी के लिहाज से बहुत भारी पड़ा। तो अब क्या इसके जरिए उन बिंदुओं पर भी फोकस करने की कोशिश में बीजेपी है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। 2018 के जो विधानसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने की, हालांकि बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, बीजेपी को भी नहीं मिला, जो मैजिक फिगर है 116 सीट का, लेकिन बहुमत के करीब कांग्रेस पार्टी थी और बीजेपी उससे काफी नहीं लेकिन पीछे थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी वही तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक माई के लाल जो उनका बयान रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक साबित हुआ। और 2 अप्रैल की घटना जो वहां हुई ग्वालियर चंबल में,
एक एससी आंदोलन के दौरान की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल भरा साबित रहा। और यही वजह है कि अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो इस उपचुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर किसी एससी नेता को या दलित नेता को जिम्मेदारी दी है, तो फिर वो ग्वालियर चंबल के ही नेता हैं लाल सिंगार। संभवतः बीजेपी के इतिहास में पहले ऐसे दलित नेता हैं ग्वालियर चंबल के जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एससी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी की इस रणनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि वो दलित। तो शरद, क्या फिर ये एक और चुनौती अब बीजेपी के लिए नजर आ सकता है, क्योंकि सपाक्स एक बार फिर उपचुनाव में भी एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश में है? देखिए, इस बार नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है वो बिल्कुल बदले हुए परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं। उपचुनाव है एक तो बड़ी बात, ये चुनाव दरअसल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि ये चुनाव दल बदल पर हो, ये चुनाव ऐसे इस मुद्दे पर हो कि वो जनता के बीच में ये बता पाए कि आखिरकार ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। लगातार आप अगर सुनेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ या कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाते हैं कि जनता को ये सोचना चाहिए कि ये उपचुनाव आखिरकार हो क्यों रहा है। तो ये दल बदल एक बड़ा विषय कांग्रेस की ओर से बनाया गया है। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है, दरअसल उसने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के अंदर इस तरीके के हालात थे कि वो प्रदेश को नहीं चला पाए, और जिस तरीके के आरोप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ, किसान कर्ज माफी एक बड़ा विषय है, तो वो उनकी तरफ से विषय, ये इनकी तरफ से विषय। सपाक्स या इस तरीके का कोई विषय चुनाव को प्रभावित कर पाएगा ऐसा लगता नहीं है। ये चुनाव निश्चित तौर पर उन 25 प्रत्याशियों पर निर्भर करेगा जो दल बदल करके कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। बिल्कुल। तो शरद, क्या इसको लेकर बीजेपी में कुछ थोड़ा सा डर भी नजर आ रहा है? क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले जो चर्चा कर रखे थे सम्मेलनों की, उसमें कई ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई कि चावल और सुपारी देकर कस्में खिलवाई जा रही है कि निचले से निचले स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। तो डर अभी भी कहीं नजर आता है, भले सीटें कम जीतनी हो? अब बिल्कुल, देखिए, डर तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उपचुनाव है और जनता बेहद समझदार है, वो समझती है कि उसके लिए कौन सा प्रत्याशी ठीक है, कौन सा प्रत्याशी ठीक नहीं है, किस पार्टी की सरकार कैसी चल रही है, उसने सब कुछ देखा है। लेकिन जो पार्टियों के अंदर की बात है, निश्चित ही कांग्रेस के लिए ये एक टफ मैच कह सकते हैं आप। 2020 में ये हो रहा है, और 2020 में अगर ये कहा जाए कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने हैं तो 36 रन की जरूरत है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए तो कांग्रेस को 6 गेंद पर 6 छक्के ही लगाने होंगे। वहीं बीजेपी के लिए ये राहत की बात है कि उसके पास पहले से 20 या 25 रन बने हुए हैं, उसे केवल 16 रन ही बनाने हैं जीत के लिए या कुछ। तो इस तरीके का चुनाव है। कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल इस लिहाज से है कि जो मैजिक फिगर है उससे वो बहुत ज्यादा पीछे है। बीजेपी के पास राहत की बात यह है कि वो मैजिक फिगर के करीब है, लेकिन अपने प्रत्याशी जो उसने उतारे मैदान में उनको जिताना एक बड़ी चुनौती है। तब जबकि 28 में से 25 ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ में बीजेपी के नेताओं को 2018 में हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन देखना होगा जनता किस पर भरोसा करती है, क्योंकि दावे वादे सबके हैं। जनता ही जनार्दन है, तो ये 10 नवंबर को स्पष्ट होगा कि आखिरकार वो उसने अपना मत किसको दिया है। बिल्कुल, दोनों ही राजनीतिक दलों ने शरद अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों तो भाजपा ने वर्तमान मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है इस चुनाव में जीत दिलाने के लिए। तो क्या जीत का सेहरा और हार का ठीकरा भी इन्हीं के सर होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो एक बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई थी। तमाम बड़े नेता आए थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी आए थे, और उन्होंने सारे मंत्रियों को ये ताकीद कर दी थी कि वो मंत्री तभी तक हैं जब तक की सरकार है, और अगर सरकार नहीं रहती है तो फिर उनका रुतबा या बाकी चीजें कैसी रहेंगी ये आप समझ सकते हैं। तो ये बात सही है कि सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो वैसे ही बीजेपी का पावर हाउस है, नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता हैं, वो कमाल। बिल्कुल, और तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं अब इस दौरान देखने को मिलने वाले हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, और अब आगे की रणनीति पर दोनों ही राजनीतिक दल अग्रसर हो चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।